दोस्तों नमस्कार। एक आखिरी लड़ाई तो लड़नी ही होगी और यह लड़ाई इस देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर होगी और चुनावी प्रक्रिया के भीतर ईवीएम मशीन को लेकर होगी, यानी इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका अभी तक रही है और उस भूमिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तर्ज पर ईवीएम को मान्यता दे डाली, उससे हटकर क्या यह आखिरी लड़ाई वाकई भारत की राजनीति में अब नजर आने वाली है? कांग्रेस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है। आप मुद्दे कोई भी उठाइए, लेकिन उस मुद्दे के आश्रय अगर वोटर जिसे वोट देता है वही अगर उस तक नहीं पहुंच पाता है उसके अपने नुमाइंदे के पास, तो फिर कौन सी लड़ाई किस मुद्दे के आश्रय कैसे लड़ी जा रही है, इसका मतलब होगा क्या? महाराष्ट्र की 92 सीट 92 सीट्स ऐसी है जहां पर जितने वोट पड़े उतने वोट अलग अलग बूथों को जोड़ने पर आते ही नहीं है। यानी जो वोट आखिर में दिखलाए गए वो लाखों की तादाद में वोट ज्यादा थे और इन 92 सीटों के दायरे में विपक्ष के हिस्से में सिर्फ 6 सीटें आई है, बाकी पूरी सीटें महायुति के पास चली गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें बड़ी तादाद में क्या ईवीएम के जरिए गड़बड़ी होती है। और ध्यान दीजिए तो हरियाणा के भीतर भी 22 सीटों को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल था। तो सवाल पहली बार यह उठ चला है कि जो वोटरों की गिनती खुद इलेक्शन कमीशन करता है और जो वोट की गिनती चुनाव परिणामों के वक्त होती है उसमें बड़ा अंतर क्यों होता है, और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यह नजर आता है वहां पर सत्ता पक्ष की जीत या सत्ता के साथ जो गठबंधन साथी हैं उन्हीं को जीत क्यों मिलती है। ये 92 सीटों की तकरीबन 150 बूथों पर जो अंतर खुले तौर पर नजर आया वो हैरान करने वाला है और ये आंकड़े बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे पहले कभी संभव होता नहीं था। कई सवाल एक साथ निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इन सब से पहले बड़ा सवाल तो यह है क्या वाकई कांग्रेस इसके लिए तैयार हो चली है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद यह सवाल तो था कि जो साख राजनीतिक तौर पर इस देश में बनती चली गई उसमें सेंध चुनाव परिणामों ने लगाए, ना कि इस देश की किसी राजनीति ने लगाए। बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन इतनी उखड़ती चली गई कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने खड़ी थी, बावजूद इसके राजनीतिक जीत उसे क्यों मिल गई। और इन परिस्थिति के भीतर राहुल गांधी ने जब इस देश के भीतर में जाति जनगणना का सवाल खड़ा किया और उसके बाद हाशिए पर पड़े तबकों को लेकर मुख्यधारा में लाने का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र की 92 यानी 92 सीटों में से 54 सीट ऐसी है जहां पर इनकी तादाद है, यानी एससी एसटी ओबीसी, लेकिन इसके बावजूद भी इन 54 में से 52 सीट पर जीत महायुति को मिलती है, अगाड़ी कहीं नजर आती नहीं है। यह मैसेज क्या है? शायद यह मैसेज पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने पढ़ा, लेकिन सवाल फिर यही उभरकर सामने आया, क्या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम साथी खड़े होंगे? कांग्रेस के भीतर यह सवाल बड़ा हो चला है कि अब देश भर में इसको लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस को ही तैयार करनी होगी। और यहां पर यह भी समझ लीजिए कि अब कांग्रेस में इस बात को लेकर कम से कम सहमति तो है। मुद्दा अगर बड़ा हो तो यह देश एकजुट हो जाता है। और अगर आप अतीत के पन्नों को भी खोलिए तो ध्यान दीजिए, जिस दौर में मंडल था उस दौर में कमंडल और अयोध्या की राजनीति को कैसे साधा गया और उसके जरिए बीजेपी और आरएसएस के तमाम घटक जो संगठन थे वो अलग अलग बिखरे हुए थे, लेकिन सभी एक साथ आकर मिल गए, खड़े हो गए। यही परिस्थिति उसके बाद बड़ी तादाद में गुजरात के चुनाव में जब वहां पर दंगे हुए थे, उसके बाद की राजनीति को अगर बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर समझे तो वही चीज निकल कर आती है जो बीजेपी और संघ के अनुकूल होती है। इस राजनीति का बड़ा पाठ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में भी पढ़ा गया, 2022 में भी पढ़ने की बाखूबी कोशिश हुई है,
लेकिन अब सवाल इस देश के भीतर कांग्रेस को लेकर यह बड़ा हो चला है। वह कौन सा मुद्दा होगा जो देश को एक धागे में पिरो दे, और अगर यह मैसेज जिले दर जिले, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए फैलता चला जाए और इस देश में एक यात्रा उस धागे के तौर पर सभी को बांधते हुए चलती चली जाए, जहां पर मैसेज बहुत साफ हो कि आप किसे भी वोट दीजिएगा, जीतेगी बीजेपी या उसके साथ सहयोगी दलों की पूरी कतार, तो यह मैसेज हर उस मुद्दे से जुड़ेगा जो मुद्दा इस देश के भीतर में लोग समझ नहीं पाते हैं कि वह कहां पर खड़े हैं। मिडिल क्लास के सामने चुनौती है टैक्स को लेकर, और टैक्स पेयर का पैसा रेवड़ियों की शक्ल में कैसे तब्दील होता है यह हर कोई देख रहा है। इस देश के भीतर अगर SC ST के सवाल है और उनके लोग नुमाइंदे के लिए सरकारी नौकरी तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो अपने तौर पर पिछड़े तबके का सवाल था जिसको लगातार उठाया जा रहा है, उन इलाकों में भी क्यों हार उसकी हो जाती है जो उन मुद्दों को उठा रहा है। तो कहीं कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने के लिए या कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए क्या EVM के जरिए और इन मुद्दों के आश्रय पहली बार बैलेट पेपर की खुली मांग जनता के बीच नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मीडिया इसे दरकिनार करेगा, वो सत्ता के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हर वो मुद्दा जो इस देश में किसी भी रूप में उठाया जाए, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करेगी, पंचायत स्तर पे रैलियों के आश्रय लोगों को जोड़ने के आश्रय खुद को भी जोड़ेगी, और राजनीतिक तौर पर हर मुद्दा अगर चुनावी प्रक्रिया से जाकर जुड़ जाएगा तो यह सवाल इस देश में बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के पीछे कुछ फैक्ट्स क्या वाकई ऐसे हैं जिसे जनता के सामने रखने का वक्त आ गया है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 48 घंटे पहले यूं ही जिक्र नहीं किया। वो समझ गए कि दरअसल कोई भी मुद्दा उठाइए, वो मुद्दा वोट की शक्ल में कांग्रेस के हक में नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा, अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। समझ तो सभी गए हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के भीतर संगठनों को संभाले हुए कोई भी नेता हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक के बाद एक हार, और सिर्फ 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम निकल कर आए, वो चुनाव परिणाम एक झटके में 5 महीने में उल्टे कैसे हो गए, और उसके साथ क्या वाकई EVM का खेल, वोट गिनने की पूरी प्रक्रिया, और इन सवालों का जवाब क्या अब इस देश के भीतर आंदोलन करना और EVM के जरिए जहां भी चुनाव हो उसका पूरे तरीके से बायकॉट कर देने की स्थिति है? कौन साथ देगा, कौन सी राजनीति शुरू होगी, उससे पहले हमें लगता है जरा चंद आंकड़ों को समझ लीजिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट मौजूद थे और जितने वोट पड़े जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दी, इन 19 सीटों पर उससे ज्यादा वोट गिने गए। इन 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर में
जो अलग अलग बूथ होते हैं उसमें 102 बूथ से ज्यादा जगहों पर यह बात खुलकर नजर आई कि जो वहां की संख्या है, यानी जितनी संख्या वहां पर एक ईवीएम मशीन में डाली जा रही है, उससे ज्यादा महायुति के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कहीं पर शिवसेना खड़ी थी, कहीं पे बीजेपी खड़ी कहीं थी, कहीं पर एनसीपी अजीत पवार की खड़ी थी, उन्हें ज्यादा वोट मिल गए। ये अलग अलग बूथों की एक स्थिति है। दूसरी तरफ 76 ऐसे हैं जहां पर जितने वोट पड़े उतने गिने नहीं गए। यह एक नई स्थिति निकल कर आई और इनके भीतर का सच यह भी आया कि तकरीबन 221 बूथ ऐसे नजर आए जहां पर अगर जीती हुई परिस्थिति में वो तमाम वोट गिने जाते तो परिणाम इन जगहों पर उल्टा होता। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को याद करते वक्त आपके जहन में यह सवाल होगा कि यही 22 सीटों पर सवाल हरियाणा के भीतर था, लेकिन हमें लगता है उससे कुछ पहले और चले चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद गया था। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक जो भी फेज हो रहे थे उसमें जितनी बड़ी तादाद में वोट परसेंटेज बढ़ रहा था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा दो सामाजिक संगठनों ने, जिन्होंने पूरा उस पर रिसर्च किया, और एडीआर ने अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और इसके अलावे क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में भी इसका अध्ययन बाखूबी किया गया। हमारी टीम ने सबको कलेक्ट किया और उसका एक एवरेज निकाला कि आखिर स्थिति क्या थी और उस स्थिति के भीतर का सच क्या है। यह शायद इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि यह सवाल अगर लोकसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस खड़ा करती या फैसला लेती कि ईवीएम से अब नहीं, तो शायद एक दूसरी स्थिति बन सकती थी। उड़ीसा के भीतर 21 लोकसभा की सीटें, लेकिन वहां पर 42 लाख वोट बढ़ गए। जो वोट पड़े थे उसकी तुलना में बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 लाख वोट बढ़ गए। 18 सीटें बीजेपी जीती 21 में से उड़ीसा में। महाराष्ट्र की 48 सीटें थी, वहां पर तकरीबन 82,63,000 वोट बढ़ गए। प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिएगा तो 1,72,000 वोट बढ़े प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा सीटों की, वहां पर 36,71,283 वोट बढ़ गए, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 87,000 वोट बढ़ गए। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, यहां पर 49 लाख वोट बढ़े, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,96,000 वोट बढ़े। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें, यहां पर 22,23,000 वोट बढ़ गए। प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी निकालिएगा तो तकरीबन 80,000, हालांकि 79,743 वोट एवरेज निकलता है, लेकिन मानिए कि 80,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गए। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, यहां पर 9,54,000 वोट बढ़ गए। 8,672 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़े। राजस्थान में 25 सीटें, वहां पर 29,30,000 वोट बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,17,000 वोट बढ़ गए। बिहार में भी वोट बढ़े 11,60,000, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग 29,000 वोट बढ़ गए। हरियाणा के भीतर भी यह सवाल था कि यहां पर भी 12,91,000 वोट बढ़ गए, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 1,29,000 वोट बढ़े। मध्य प्रदेश के भीतर भी सवाल था 21 लाख वोट कैसे बढ़ गए, प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी 71,000 वोट बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में भी सवाल था 14,22,000 वोट कैसे बढ़ गए, 83,600 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी था।